हेलो एवरीवन, आप सभी का इस लाइव सेशन में स्वागत है। आज हम मॉडल पेपर नंबर 5 कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय का लेकर के आए हैं। जो सामान्य निर्देश हैं वो वही हैं जो आज तक अपन बार बार रिपीट करते आए हैं। अब आप बिना देरी किए अपने क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, किस व्यक्ति का संबंध इटली के एकीकरण से नहीं है? आपको 4 नाम दे रखे हैं: जूसेप्पे मेच्चिनी, गैरिबाल्डी, मेटरनिख, कावूर। तो ऐसा कौन कौन सा व्यक्ति था जिसका संबंध है वो इटली के एकीकरण से नहीं है? तो इसका सही जवाब है मेटरनिख। फिर है, कैरिबियाई द्वीप समूह में शामिल नहीं है: त्रिनिदाद, गुयाना, सूरीनाम, आयरलैंड। तो कौन सा देश है जो क्या कैरिबियाई द्वीप में शामिल नहीं है? तो वो है आयरलैंड। फिर भारत का प्रथम लौह व इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया: कानपुर दिनसार पेटिट, हुगली द्वारकानाथ टैगोर, रांची हुकुमचंद, जमशेदपुर JN टाटा। तो वो कौन सा था? इसका पहले का नाम आपको इसमें लिखना है। तो वो पहला नाम है आपके जमशेदपुर JN टाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास कृत रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण कहाँ से प्रकाशित हुआ? बनारस, इलाहाबाद, हरिद्वार, कलकत्ता। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ये था कलकत्ता हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत विश्व युद्ध 1914 में मित्र राष्ट्रों के खेमे में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था? तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 में, तो मित्र राष्ट्र का जो खेमा था उसमें कौन शामिल नहीं था? ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस। तो इसका सही आंसर है जर्मनी। जर्मनी था वो मित्र राष्ट्रों में शामिल नहीं था। फिर आता है, इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है? सही कारण नहीं है, ठीक है। कृषि प्रसार, पशुचारण और लकड़ी ईंधन प्राप्त करना, वृहद स्तरीय विकास योजनाएं, तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है पशुचारण और लकड़ी ईंधन प्राप्त करना। ये इसका सही कारण नहीं है। नेक्स्ट, भारत में पहला सीमेंट उद्योग कारखाना लगाया गया था, कौन से शहर में लगाया गया था? चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, उदयपुर। तो उस सही शहर का चुनाव आपको इसमें करना है। तो उस सही शहर का नाम क्या था? चेन्नई था। चेन्नई में सबसे पहले भारत के अंदर सीमेंट का वो कारखाना डाला गया था। फिर है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के रचयिता: सुमेशर, बुंटलैंड, मोरारजी देसाई, महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सुमेशर। फिर है, भारत की समुद्री तट रेखा की लंबाई है, भारत की जो समुद्री तट से सीमा जो लगती है उसकी लंबाई कितनी है? आपको 7,615, 7,761, 7,156, 7,516 किलोमीटर में दे रखी है, ठीक है। तो सही आंसर इसका क्या था? इसका सही आंसर था 7,516.6 किलोमीटर। फिर है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को रखा गया है? जो संविधान के अंदर अनुसूचियां बनी हुई हैं, तो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को रखा गया है? आपके पास ऑप्शन है 20, 21, 22, 23। तो इसका सही आंसर है उसमें 22 भाषाओं को रखा गया है। नेक्स्ट है, श्रीलंका में किस सामाजिक समूह की आबादी अधिक है? श्रीलंकाई तमिल, मुसलमान, भारतवंशी तमिल, सिंहली। तो वो इसका सही आंसर क्या होगा? सिंहली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाएं, बालिकाओं की संख्या का अनुपात, और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में महिलाओं को मतदान का अधिकार न मिलना। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा समाज द्वारा स्त्री और पुरुष के बीच की असमान भूमिकाएं।
नेक्स्ट है, निम्न में से जो बिहार राज्य की क्षेत्रीय पार्टी नहीं है वह। बिहार राज्य में जो क्षेत्रीय पार्टी है, जैसे जनता दल यू है, राष्ट्रीय जनता दल है, लोक जनशक्ति पार्टी है, आम आदमी पार्टी है। तो आम आदमी पार्टी है वो वहाँ की क्षेत्रीय पार्टी नहीं है, बाकी तो तीनों ही क्या है वहाँ की क्षेत्रीय पार्टियां हैं। नेक्स्ट है, बहुमत के शासन का अर्थ है। बहुमत के शासन का अर्थ है धर्म के आधार पर बहुसंख्यक समूह का शासन, नस्ल के आधार पर बहुसंख्यक के समूह का शासन, भाषाई आधार पर बहुसंख्यक समूह का शासन, जब हर फैसले या चुनाव में अलग अलग लोग और समूह बहुमत का निर्माण कर सकते हो। तो इसका बहुमत का मतलब क्या होता है वो बताना है इसमें अंदर आपको। तो बहुमत का मतलब होता है जब हर फैसले या चुनाव में अलग अलग लोग समूह बहुमत का निर्माण कर सकते हो। फिर है प्रति व्यक्ति आय। ये प्रति व्यक्ति आय होती क्या है, कैसे निकाली जाती है? तो आपको 4 सूत्र दे रखे हैं। देखिए 4 सूत्र दे रखे हैं, इनमें प्रति व्यक्ति आय निकालने का सूत्र होता है जो देश की कुल जनसंख्या होता है ना, देश की कुल आय में भाग लगा देते हैं। यानी देश की कुल आय कितनी है पूरे देश की, और उसमें कुल जनसंख्या कितनी है उसका भाग लगा दोगे तो प्रति व्यक्ति आय आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सही कथन कौन सा है? तो औपचारिक क्षेत्र के ऋणदाता प्राय अधिक ब्याज वसूलते हैं, अनौपचारिक क्षेत्र के ऋणदाता प्राय अधिक ब्याज वसूलते हैं, शहरों के गरीब परिवार अधिकतर औपचारिक स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका होगा सही आंसर है अनौपचारिक क्षेत्र के ऋणदाता प्राय अधिक ब्याज वसूलते हैं। फिर निम्न में से वैश्वीकरण का कारण नहीं है। प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति, आयात पर कर और कोटा का उपयोग, व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण, WTO जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा आयात पर कर और कोटा का उपयोग। नेक्स्ट है, एक मारक प्रमाणिक चिन्ह क्या है? पेट्रोलिक उत्पाद पर, सोने चांदी का, खाद्य पदार्थ का, उत्पादित मशीन का। तो ये एक मारक वाला चिन्ह होता है ना, वो किस पे लगता है? खाद्य पदार्थ को लगता है। एक मारक प्रमाणिक चिन्ह किसका है? खाद्य पदार्थ का। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, वियना सम्मेलन 1815 की अध्यक्षता ने की। वियना जो सम्मेलन हुआ था 1815 में, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उसकी अध्यक्षता की थी ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया के चांसलर ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ड्यूक मेटरनिक। अगला क्वेश्चन है, रबी की फसलों को में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है। तो रबी की फसल होती है ना, वो शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है। अब रबी की फसलों के उदाहरण भी पूछ सकते हैं, तो रबी की फसलों के उदाहरण आपको याद होने चाहिए, जैसे चना है, गेहूं है, मसूर है, मेथी है, काफी होते हैं। कांडला पतन एक पतन है। कांडला पतन कैसा था? ये जवाहरीय पतन, जवाहरीय पतन। फिर है, सैद्धांतिक रूप में तो लोकतंत्र को अच्छा माना जाता है, पर मैं इसे इतना अच्छा नहीं माना जाता। इसमें व्यवहार में लोकतंत्र को अच्छा नहीं माना जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक द्वितीय और तृतीय क्षेत्रकों की गतिविधियां हैं परस्पर निर्भर। परस्पर निर्भर। फिर है, कोई भी इस आशा से किया जाता है कि ये परिसंपत्तियां लाभ अर्जित करेंगी। तो कोई भी निवेश इस आशा से किया जाता है कि ये परिसंपत्तियां लाभ अर्जित करेंगी, बिना लाभ के कोई निवेश नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, इसमें भी आपको 12 क्वेश्चन मिलेंगे एक एक अंक वाले।
तो पहला क्वेश्चन है, जापान की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है? तो जापान की सबसे पुरानी पुस्तक का नाम है डायमंड सूत्र। डायमंड सूत्र। फिर है, पेरियार के नाम से कौन जाने जाते हैं? पेरियार के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो वो थे मद्रास के प्रसिद्ध लेखक मद्रास के प्रसिद्ध लेखक ईवी रामास्वामी। ईवी रामास्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उलमा कौन थे? उलमा कौन थे? उलमा थे इस्लामिक कानून और शरीयत के विद्वान। इस्लाम कानून और शरीयत के विद्वान। फिर है, सार्वजनिक उद्योग किसे कहते हैं? तो सार्वजनिक उद्योग, ये तो सिंपल सी बात है, ऐसे उद्योग या उपक्रम जिनका स्वामित्व व प्रबंधन सरकार के पास होता है, सार्वजनिक उद्योग कहलाते हैं। जिनका कार्य कौन करता है? सरकार ही चलाती है, उनको सार्वजनिक उद्योग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन कितने प्रकार के होते हैं? नाम बताइए। देखो, वन है ना, वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। उनके नाम बताने हैं, जैसे आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन। तो वन है वो 3 प्रकार के होते हैं, आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत। फिर है, दीनदयाल पतन कौन से राज्य में स्थित है? तो दीनदयाल पतन है वो गुजरात में स्थित है। किसमें है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सत्ता के लिए किस प्रकार के बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है? तो सत्ता के लिए विभिन्न स्तरों का जो बंटवारा होता है उसे ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। विभिन्न स्तरों का, सत्ता के लिए विभिन्न स्तरों का जो बंटवारा होता है उसको ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। फिर लैंगिक असमानता का आधार क्या होता है? जो लैंगिक असमानता है उसका आधार है सामाजिक भूमिकाएं। क्या होता है? सामाजिक भूमिकाएं। सामाजिक भूमिकाओं में आ जाती है जैसे तयशुदा और प्रचलित रूढ़ छवियां, ये सब आ जाती हैं। ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई 2 देशों के नाम बताइए जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था है। तो जैसे आप पहला तो अपना भारत का ही लिख सकते हैं, भारत है, इंग्लैंड है। यहाँ पर क्या है? लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यानी जनता का शासन। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, समर्थक ऋणाधार से आप क्या समझते हैं? तो समर्थक ऋणाधार ऐसी संपत्ति है जिसका मालिक कर्जदार है और उसका इस्तेमाल वह उधारदाता को गारंटी देने के रूप में करता है। फिर है, कोटा से क्या समझते हैं? तो कोटा कोटा बोलते हैं जैसे सरकार आयात होने वाली वस्तुओं की संख्या सीमित कर सकती है, इसे ही कोटा कहते हैं। तो कोटा किसे कहते हैं? सरकार जो भी चीजें बाहर दूसरे देशों से मंगवाती है उसको आयात करना बोलते हैं। इनकी संख्या सीमित हो जाती है तो उसको कोटा बोलते हैं। और आरटीआई से आप क्या समझते हैं? आरटीआई ये एक सूचना पाने का अधिकार है और उपभोक्ता के पास किसी भी उत्पाद की किस्म, मात्रा या कीमत संबंधी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार होता है, उसको क्या बोलते हैं? आरटीआई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने खंड ब के अंदर, आपको ये क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो 2-2 अंक के हैं। ठीक है, दोनों क्वेश्चन देखिए और जो 2 अंक वाले क्वेश्चन है वो भी देखिए। एजेंडा 21 के मुख्य उद्देश्य क्या है? गेहूं उत्पादन के लिए कौन सी भौगोलिक परिस्थिति अनुकूल है? 2 कारण बताइए कि क्यों सिर्फ जाति के आधार पर भारत में चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते? जातीय समूह से क्या आशय है? ये 2 अंक वाले क्वेश्चन है। नेक्स्ट, नवीकरणीय या गैर नवीकरणीय साधनों में क्या अंतर होता है? फिर है, परछन बेरोजगारी से क्या अभिप्राय है? ये सब पूरी पीडीएफ आप देख सकते हैं। अब फिर आगे मत बोलना कि हमें पीडीएफ नहीं दिखाई। वीडियो में आप 1 से 2 मिनट बने नहीं रह सकते। 2 मिनट वीडियो देखते हैं, उनको पीडीएफ कहाँ नजर आएगी?
तो उसमें से आप दोनों में से कोई एक करना है। इसी को पीडीएफ बोला जाता है, ठीक है। ये 15 नंबर क्वेश्चन में भी आपको अथवा में 2 क्वेश्चन मिलेंगे, कोई भी आप एक कर सकते हो। नेक्स्ट, ये 16 नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी आपको अथवा में मिलेंगे। 3 अंक वाले क्वेश्चनों की बात कर रहे हैं अभी अपन। और ये 17 नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी अथवा में सवाल मिलेगा आपको। फिर खंड दय में आ जाते हैं निबंधात्मक क्वेश्चन, जो 4 अंक के होंगे, उसमें भी आपको अथवा में सवाल मिलेंगे, कोई एक करना पड़ेगा आपको। बहुत ही अच्छा मौका आपके पास। ये खंड स और खंड द में दोनों में अथवा में सवाल है, कोई एक करना होगा। पूरे में पूरे नंबर प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत सुनहरा मौका है अभी ये। फिर क्वेश्चन नंबर 19, इसमें भी देखो दोनों में से कोई एक करना है। और लास्ट क्वेश्चन है इसका, मानचित्र में आपको चारों शहरों को भरना है। 4 शहर हैं, 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो आप अथवा में लिख रखा है ये, या तो ये नीचे वाले 4 भरो या फिर ऊपर वाले 4। आप इस प्रकार से, ये आपका मॉडल पेपर यहीं पे समाप्त हो जाता है। तो आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार का पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। इनकी प्रिपरेशन कीजिए। लॉन्ग क्वेश्चन में इसलिए नहीं करवाता हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है, इससे आपका टाइम वेस्ट होगा। और जिन बच्चों को आता है उनके लिए समय का सदुपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।